सो हमने पढ़ लिया है जो ग्रह सूर्य और चंद्र, इनको हम पढ़ चुके हैं। और हम पढ़ चुके हैं बृहस्पति और शुक्र। आज हम पढ़ने वाले हैं टू मोर ग्रहस विच वी कॉल एज मंगल एंड बुध। ये जो मंगल और बुध हैं, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो हमारे पराक्रम को, जो हमारी लाइफ में कुछ नया करने को, रिस्क टेकिंग एबिलिटीज को, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, लॉजिकल थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग, इन सबको रूल करते हैं। These are the grahas which help us fight both intellectually and physically from a lot of disease, a lot of other stuff as well. मानसिक रूप से अगर आप सशक्त हैं, if you're strong mentally, then automatically you would do well in life. You're supposed to do well in life. जब आप फिजिकल रूप से स्ट्रांग होते हैं या फिर हेल्दी होते हैं, it makes sure that we move ahead in life swiftly without any obstacles. एक चीज होती है कि पैसा और दूसरा है हेल्थ। ये दोनों चीजें ना मंगल और बुध ये संभालते हैं। द मनी पार्ट इज मर्क्यूरी, और दो जो हेल्थ वाला पार्ट है, जो फिजिकल फिटनेस वाला पार्ट है, दैट इज मार्स। इन दो ग्रहों के बारे में वी विल डिस्कस टुनाइट। So let's go ahead and understand first of all what Mangal is all about first. ये जो मंगल ग्रह है, दिस ग्रह इज काइंड ऑफ लाइक वेरी, और इसको समझने में भी हमको थोड़ा टाइम लेना ही चाहिए। मंगल, बृहस्पति हुए और शनि, ये तीन ऐसे ग्रह हैं जो कि दीज आर द आउटर प्लैनेट्स, और इनके कोई स्पेशल एस्पेक्ट्स भी होते हैं। तो बात है मंगल की। मंगल का तीन नाम है टोटल जो प्रेवेलेंट है। फर्स्ट इज एज वी नो मंगल, सेकंड इज कुज, और तीसरा है अंगारक। हम ये तो पढ़ चुके हैं कि भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से मंगल को रिलेट किया जाता है। इट इज सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेड बाय भगवान नरसिम्हा। एक स्टोरी और है मंगल के पीछे, मंगल की जो उत्पत्ति है उसके पीछे। वो है कि जब प्रलय का समय था, या फिर टू सेव द यूनिवर्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ डीमंस एंड ऑल दैट, भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख, उसकी ऊर्जा से काफी चीजों को, बुराइयों को नष्ट किया। ओके, इन शॉर्ट। तो वो जो तीसरी आंख थी, वंस इट ओपनड अप, उसको बंद करना बहुत मुश्किल था। इट वाज सो इंटेंस सोर्स ऑफ एनर्जी, इट वाज सो मच ऑफ एनर्जी इटसेल्फ, एंड प्योर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, कि उसको कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल था। इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल इट। नाउ कुछ तो करना था, कैसे तो करके इसको खत्म करना है, वरना तो पूरी सृष्टि का ही जो संचालन है वो बिगड़ जाता। जो डिस्ट्रॉय कर रहा था वो तो कर दिया, पर पूरी सृष्टि थोड़ी ना डिस्ट्रॉय हो जानी है। सो व्हाट हैपेंड वाज, भूमि माता जो है, भूमि देवी जो है, उन्होंने बोला कि आप एक काम कीजिए, मेरे गर्भ में इस ऊर्जा को ट्रांसफर कर दीजिए। प्लीज ट्रांसफर दिस ऊर्जा इनटू माय गर्भ so as to contain it. तो गर्भ is the core of earth, right? I guess there is some sort of network issues tonight. Let me just shift my internet connection, okay? हाँ, सेशंस में भी काफी दिक्कत आ रही थी। आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ, सो दैट्स व्हाई देयर माइट बी एन इशू। अगर कोई आपको इश्यूज आते हैं तो प्लीज रेज योर हैंड एंड देन लेट मी नो। विल स्टार्ट।
तो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस गर्भ से कैसे मंगल की उत्पत्ति होती है। तो बहुत ज्यादा ऊर्जा थी, देयर वाज अ लॉट ऑफ एनर्जी। बिकॉज देयर वाज अ लॉट ऑफ एनर्जी, उसको कंटेन करना बहुत मुश्किल था। कंटेन करने के लिए अ, भूमि देवी ने बोला कि ठीक है, आप मेरे गर्भ में इसको ट्रांसफर कर लो, मैं इसको आई विल ट्राई टू कंटेन इट। तो भगवान शिव की जो तीसरी थर्ड आई की जो ऊर्जा थी, वो भूमि देवी यानी कोर कोर ऑफ द अर्थ, उस पे ट्रांसफर हो गई। दैट इज वाई द कोर ऑफ द अर्थ इज वेरी इन अ वेरी सॉलिड फॉर्म, इन अ प्लाज्मा फॉर्म ऑफ सॉर्ट्स, राइट। वो इतना ज्यादा कंडेंस्ड हॉट मेटल है कि उसको कंटेन करने के लिए बहुत सारी ऊर्जा चाहिए, और उसी की वजह से अ लॉट ऑफ प्रोसेसेस ऑन अर्थ हैपेंस, राइट। हमारा जो ओवरऑल टेम्परेचर है अर्थ का, जो जियोथर्मल प्रोसेसेस है अर्थ के, वो सब कुछ चलते हैं। दैट इज द एग्जैक्ट एनर्जी व्हेन वी टॉक अबाउट मंगल, व्हेन वी टॉक अबाउट स्टडीइंग मार्स। वो एग्जैक्ट ऊर्जा की ही हम बात कर रहे होते हैं। ये वो ऊर्जा है जो हमारे अंदर प्रेजेंट है। इट इज द एनर्जी विच इज प्रेजेंट विद इन अस, and this is the energy which keeps us going in life. The reason why the word kuja is associated in Mangal is because it means that it is born of the earth itself. Something which is born of the earth. भूमि पुत्र जिसको बोला जाता है, कुज और पूजा, दैट इज व्हाट मंगल इज ऑल अबाउट। ये वही ऊर्जा है, इसी को रिलेट किया गया अंगारक, दैट इज द एनर्जी ऑफ द थर्ड आई ऑफ लॉर्ड शिव, एंड इसी को यूटिलाइज किया गया टू अंडरस्टैंड व्हाट कुज इज ऑल अबाउट। तो यहां से आप सोचिए कि मंगल जो है वो डायरेक्टली एनर्जी से जुड़ा हुआ है, ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। इट इज अ ग्रह विच रिप्रेजेंट्स द ऊर्जा इन आवर लाइव्स। It is a graha which represents the energy which we have, which helps us maintain the bodily functions. That is what Mangal is all about. कुंडली में मंगल आपके क्या काम कर रहा है does not matter, but naturally it represents the energy flow. It represents the source of energy हमारी बॉडी के अंदर. When we are low on energy, it means that certainly मंगल कहीं ना कहीं पे आपका issues create कर रहा है. It is not performing as good as it should. अगर हम बात करते हैं किसी भगवान से, तो जनरली हम ये सुनने को मिलता है कि हनुमान जी जो है वो सब एंड ऑल दैट। ऑफ कोर्स यस, इट इज रिलेटेड टू भगवान हनुमान, बट अगर स्पेसिफिकली बात की जाए कि मंगल ग्रह को किससे जोड़ा गया है इन ज्योतिष, सो दैट इज नॉट जस्ट हनुमान जी, इट इज रादर कार्तिकेय, स्कंद। कार्तिकेय जो है वो है द लीडर ऑफ द कमांडर ऑफ द देवतास, and that is how we understand Mangal to be the commander in chief of all the grahas. So now that we'll understand more about Mangal, we need to understand कि मंगल लड़ाई कर रहा है, ऊर्जा कहाँ से आ रही है, ये सब बातें जो है वो क्या मायने रखती है। ये ऊर्जा इतनी हम जब बात करते हैं, तो क्या ये पॉजिटिव ऊर्जा है, क्या ये नेगेटिव ऊर्जा है, किस प्रकार की ऊर्जा है। जब हम बात करते हैं मंगल की कि ये मंगल लड़ाई करवाता है, इट फाइट्स एंड ऑल दैट, तो ये किस चीज के लिए फाइट करवाता है। क्या ये जबरदस्ती की लड़ाइयां करवाता है, या फिर जब हम बात करते हैं फिजिकल फिटनेस की, तो ये किस प्रकार की फिटनेस देता है। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ मंगल। यहाँ पे हम अब समझेंगे थोड़े से नेचुरल कारकत्व। ये मंगल क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इट इज ऑल्सो द कारक फॉर योर देह। आपकी जो फिजिकल बॉडी है
फिजिकल स्ट्रेंथ और फिजिकल बॉडी, इन दोनों का कारक ग्रह मंगल है। जब भी मंगल एक्टिव होता है, मंगल में कुछ या तो इट इज वेरी स्ट्रांग और इज इट वेरी वीक। सो व्हाट हैपेंस इज इट मेक्स द पर्सन स्ट्रांग और वीक, द बॉडी ऑफ द पर्सन स्ट्रांग और वीक, क्योंकि देह का कारक है ना। कोई भी चीज अगर मंगल को अफ्लिक्ट करती है तो वो डायरेक्टली आपकी बॉडी पे इफेक्ट डालती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ मंगल इज अफ्लिक्टेड बाय एनी सॉर्ट ऑफ ग्रहस, तो वो जो बेसिक इवेंट्स करवाएगा लाइफ के अंदर, इट माइट बी पॉसिबल कि वो ऐसे इवेंट्स करवाए जो आपकी बॉडी पे इफेक्ट आए। A simple example is Mars Ketu. Mars and Ketu together, sometimes they give you cuts in your body. कहाँ पे कट देगा? बॉडी में, बिकॉज केतु इज जनरली रिलेटेड विद कट्स, स्मॉल वेरी शार्प कट्स, सर्जिकल कट्स, एंड मंगल इज एसोसिएटेड विद बॉडी, so that means you might have a cut in your body. Okay, तो कोई भी चीज अगर मंगल को इन्फ्लुएंस कर रही है तो इसका मतलब है कि आपकी कुंडली के अंदर वो आपके देह को, आपकी बॉडी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती है। अब इसको देह से क्यों जोड़ा गया है? व्हाई हैव वी एसोसिएटेड विद द बॉडी विद द मंगल? इसका सीधा सिंपल सा ये है कि काल पुरुष कुंडली जो हमने समझी थी, विच स्टार्ट्स विद नंबर 1, द एरीज साइन, and the first house in your kundali, in our kundali, is represented by Aries sign, right? In the general Kalpurusha kundali, ये फर्स्ट हाउस जो होता है ये हमारे फिजिकल बॉडी को भी रिप्रेजेंट करता है। दैट इज व्हाई द रूलर ऑफ द नेचुरल फर्स्ट हाउस, ओके, द नेचुरल रूलर ऑफ द फर्स्ट हाउस इज मंगल, एंड दैट इज व्हाई इट रिप्रेजेंट्स योर बॉडी, योर देह। कोई भी काम करने के लिए ना थोड़ा सा हमको करेज की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी काम करने के लिए वी नीड सर्टेन अमाउंट ऑफ विल पावर इन आवर लाइफ, राइट? सो ये सब चीजों के लिए भी मंगल ही रिस्पॉन्सिबल है। इन सब चीजों के लिए मंगल इज द ग्रह विच वी हैव टू लुक फॉरवर्ड टू। ओके, नेचुरली इट सिग्निफाइज ऑल ऑफ दिस। मंगल is the graha which also represents or controls the blood, the quality of your blood, your overall muscle, your muscle growth and all that stuff. And because it represents the blood and all that, the major source of blood, or where the blood gets developed, or वो बनता कहाँ से है, the main major source is bone marrow. So Mangal also represents bone marrow, bone density and all that stuff as well. और जो हमारा जठराग्नि होती है ओवरऑल, वो जठराग्नि भी सूर्य के बाद अगर किसी ग्रह को हम कंसिडर करेंगे तो इट हैज टू बी मंगल, द मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन आवर बॉडी। क्योंकि मंगल ब्लड को भी रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब क्या है कि ये जो न्यूट्रिएंट डिलीवरी के इश्यूज होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, अगर ब्लड सही से नहीं काम करेगा तो बॉडी विल नॉट डिलीवर द न्यूट्रिएंट्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी इटसेल्फ, राइट? द ब्लड विल नॉट डिलीवर इट। तो यहाँ पे भी मंगल का ही रोल आ जाता है। ये मंगल इन सब चीजों को भी रिप्रेजेंट करता है। ऑन अ फिजिकल लेवल, ऑन अ रिलेशनशिप लेवल, ये आपके प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड डिस्प्यूट्स, प्रॉपर्टी कौन सी? जो आप घर बनाने के लिए खरीदते हो, ये सब प्रॉपर्टीज। ओके, द एग्रीकल्चरल लैंड इज रिप्रेजेंटेड बाय सूर्य, वेयर एज प्लॉट्स ऑफ लैंड जो हम घर बनाने वगैरह के लिए खरीदते हैं, ये मंगल दिखाता है। ठीक है, because it represents some certain amount of logical thinking and overall intelligent thinking, because it is the ruler of the first house in the Kalpurusha. It also represents studies like engineering and all that. Mangal is also represented, or in the relationship sense, Mangal is more or less the brothers part. हमारे जो भाई होते हैं, अभी वो चीज चेंज हो गई है। इट इज द काइंड ऑफ लाइक वी कैन टेक इट एज अ जनरल न्यूट्रल थिंग, क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके सिबलिंग्स जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं, वो मंगल से रिप्रेजेंट होते हैं। मोर और लेस
जो आपका ओवरऑल तप है, जब आप बात करते हो कि आपको कोई तपस्या करनी है, कुछ मेडिटेट करना है एंड ऑल दैट, इसके लिए भी मंगल का होना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये एक ऐसा फोकस देता है आपको लाइफ के अंदर, वो एनर्जी, वो ऊर्जा देता है जिससे आप ये सब कर पाते हैं. द ब्रह्मचर्य पार्ट इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय मंगल. Sometimes we relate it with Shukra as well, but majorly Mangal is the graha which is more or less related to brahmacharya or the celibate part. On a psychological level, हमारा जो फाइट और फ्लाइट वाला इंस्टिंक्ट होता है ना, जिसपे हमको सर्वाइवल टेक्निक्स और ये सब चीजें, द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, हाउ टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, तो ये सारी जो हमारे इमोशंस हैं, ये सारे जो हमारे ट्रेड्स हैं, ये मंगल रिप्रेजेंट करता है. जितना बेहतर आपका मंगल होगा, उतना ही ज्यादा आपके ये इंस्टिंक्चुअल जो इंस्टिंक्ट्स हैं वो होंगे आपकी लाइफ के अंदर, कि यू विल बी मच कॉम्पिटिटिव इन लाइफ, यू वुड बी यू नो fighting for survival of sorts, you will be developing a lot of skill sets on a physical level. आपका जो इनिशिएटिव टेकिंग कैपेबिलिटीज है, ये भी मंगल दिखाता है. द रिस्क यू कैन टेक इन लाइफ, दैट इज ऑल्सो मंगल. नाउ वन क्वेश्चन अराइजेस, क्या मंगल सही में गुस्से को दिखाता है? क्या मंगल गुस्सा शो करता है नेचुरली? तो जब हम मंगल के बारे में पढ़ते हैं ना, तो ये मंगल गुस्सा नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मंगल इज वेरी मच फोकस्ड, इट्स अ वेरी फोकस्ड ग्रह. उसको एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड प्रोसीजर चाहिए, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर चाहिए कि मुझे इस तरीके से आई हैव टू गो अबाउट इट. आई कैन नॉट बी वेरी वेग अबाउट एनीथिंग इन लाइफ, क्योंकि वो आर्मी जनरल है ना, इट नीड्स स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस टू फंक्शन. तो जब तक उसको वो इंस्ट्रक्शंस मिलते रहते हैं, तब तक तो दिस ग्रह वर्क्स फाइन एंड वेल, कोई दिक्कत नहीं आती. लेकिन उसको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेंगे, उसको पता नहीं है कि मुझे क्या करना है, तो फिर वो जगह जगह पे क्या है कि ट्राई करता है, बिकॉज इट गोज आउट ऑफ फोकस. तो वो ऊर्जा का प्रवाह कैसे होगा? वो ऊर्जा का प्रवाह होगा एंगर के थ्रू, गुस्से के थ्रू, फ्रस्ट्रेशन के थ्रू. दिस इज द क्वालिटी ऑफ a good Mars and a bad Mars. People who have a good Mars, they don't get angry easily. उनको गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि उनका गुस्सा फोकस्ड है, उनका जो एनर्जी है वो फोकस्ड है टुवर्ड्स देयर गोल्स. लोग बोल देते हैं कि मंगल दोष है, गुस्सा बहुत ज्यादा होगा, ये वो. नो, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. इफ द मंगल इज अफ्लिक्टेड, then there might be chances that the person would be frustrated, then there might be chances that the person would have certain amount of anger issues. But if you have a good mangal in the chart, anger issues are not one of the traits of mangal. You would deal with anger in a way that you would redirect it towards your focus in achieving goals, in being competitive, and being instinctively very sharp. So that is what a mangal is all about. ये तो गुस्से वाली बात, ठीक है. बात आती है फोकस की. मंगल इज ऑल्सो फोकस, बहुत शार्प फोकस. ये मंगल और बुध, ये दोनों बहुत हेल्प करते हैं हमको फोकस इंक्रीज करने में. बिकॉज मार्स का जो गो गेटिंग एटीट्यूड है कि मुझे ये करना है, अब दुनिया इधर से उधर हो जाए, बट अब नाउ आई नीड टू डू दिस. पीपल विद गुड मार्स जो ठान ली है वो करके दिखाना है. फेल हो जाएंगे तो हो जाएंगे, लेकिन वो काफी हद तक चीजों से स्ट्रगल करते हुए भी आगे बढ़ते हैं, बिकॉज इट इज नेचुरली द रूलर ऑफ 8th हाउस. दैट इज व्हाट 8th हाउस इज ऑल अबाउट. ऑब्स्टेकल्स एंड ऑल दैट. बार बार ऑब्स्टेकल आएगा, बार बार आप उठ जाओगे, फिर वापस से ट्राई करोगे. तो दिस इज ऑल मंगल, दिस इज ऑल प्योर मंगल. पिट पिट के भी अगर कोई इंसान ऊपर उठ रहा है लाइफ के अंदर, तो कहीं ना कहीं उनका मंगल स्ट्रांग है, क्योंकि ऐसा हो नहीं पाता है ना. बॉडी एक लेवल तक ही चीजों को झेल पाती है. हमारा इंटेलेक्ट, हमारे लॉजिकल थिंकिंग एक लेवल तक ही चीजों को झेल पाती है. तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मार्स होता जाता है, उतना ही ज्यादा हमारी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज, उतना ही ज्यादा हमारी ऑब्स्टेकल्स को डील करने की कैपेबिलिटीज हो जाती है.
right? Now let's understand a little bit more about Mangal with the help of their aspects. मंगल का ना एस्पेक्ट होता है, मंगल का एस्पेक्ट होता है चौथा और सातवां और आठवां एस्पेक्ट. ओके, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू एंड मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दिस. ओके, ओके, सो लेट्स ड्रॉ कुंडली एंड देन अंडरस्टैंड पहले तो कि कौन सा एस्पेक्ट कैसे काम करता है. ठीक है, कौन सा एस्पेक्ट होता है. सो हियर, यहाँ पे हम कुंडली बनाते हैं और थोड़ा सा समझ लेते हैं भाई कि 14 एस्पेक्ट क्या होता है. ठीक है, चलो, तो फॉर एग्जाम्पल, लेट इफ मंगल इज sitting in the sign of, yeah, so let's say Mangal is sitting in the first house. Okay, for example, Mangal sitting in the first house. ये मंगल जो है अपने से तीन दृष्टियां देता है. ठीक है, अपने नेचुरली तीन दृष्टियों को देता है. वन इज द फोर्थ एस्पेक्ट. फोर्थ मतलब जहां पे बैठा है उससे चौथे भाव में, यानी 1 2 3 4, यहां पे मंगल देखेगा. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट, आई विल मेक अ ट्रायंगल हियर, जहां जहां पे मंगल का एस्पेक्ट आता है. ठीक है, दिस इज द फोर्थ एस्पेक्ट ऑफ मंगल. यहाँ पे इस भाव को भी मंगल देखेगा. और एक नेचुरल एस्पेक्ट जो होता है वो तो सभी ग्रहों का होता है, सेवेंथ एस्पेक्ट, तो ये सेवेंथ एस्पेक्ट भी होगा, राइट. एंड वन मोर स्पेशल एस्पेक्ट विच मंगल हैज इज द एट्थ एस्पेक्ट. अपने जहां पे बैठा है उससे अष्टम भाव पे भी वो दृष्टि डालता है. ओके, सो दैट इज हाउ वी अंडरस्टूड कि मंगल जो है ये इस तरीके से तीन एस्पेक्ट करता है, तीन भावों को एस्पेक्ट करता है. एक तो नॉर्मल जो सेवेंथ हाउस है वो तो सभी करते हैं. दो स्पेशल एस्पेक्ट्स मंगल को भी मिले हैं, जैसे बृहस्पति और शनि को मिले वैसे ही मंगल को भी मिले. तो वो है चौथा एस्पेक्ट और अष्टम एस्पेक्ट. अब ये बात समझनी जरूरी है कि मंगल का चौथा एस्पेक्ट क्या है. देखो, कोई ग्रह अगर किसी भाव को एस्पेक्ट कर रहा है तो उस एस्पेक्ट मात्र से हम बहुत सारी चीजें समझ पाते हैं कि वो ग्रह के ट्रेड्स क्या होंगे, राइट. वो कहां पे नजर डाल रहा है, उसकी ट्रेड्स उससे पता लगेंगी ना. तो मंगल जो है जनरली, बिकॉज इट इज द रूलर ऑफ द नेचुरल फर्स्ट हाउस, हमेशा एक प्रोटेक्टर या फिर एक लगन, या आप खुद ये चाहोगे कि आपका इमोशनल बैलेंस बना रहे, आपके इमोशंस प्रोटेक्टेड रहे, या फिर आपके जो क्लोज वंस हैं, आपके जो परिवार के लोग हैं, ऐसे लोग जो आपके दिल के बहुत करीब हैं, वो लोग हमेशा प्रोटेक्टेड रहे. सो इट विल नेचुरली always be concerned about the fourth house, right? What good of a soldier is if he or she cannot protect or secure the house itself, right? खुद के घर को नहीं बचा सके जो, वो किस प्रकार का सोल्जर. तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे चौथे एस्पेक्ट पे आता है. मार्स अपने चौथे एस्पेक्ट से इट प्रोटेक्ट्स द सिग्निफिकेशंस ऑफ दैट हाउस. अब प्रोटेक्शन का क्या मतलब हुआ, किस चीज को प्रोटेक्ट करेगा भाई, क्या वो बुरी चीजों को भी प्रोटेक्ट करेगा? सो द आंसर इज सिंपली नो. वो नहीं करेगा बुरी चीजों को प्रोटेक्ट. वो उन सब चीजों को प्रोटेक्ट करेगा जो कि उस हाउस की सिग्निफिकेशंस को बेटर बना सकती है, राइट. उसको पॉलिश कर सकती है, तराश सकती है. जहां पे भी मंगल का चौथा एस्पेक्ट आएगा, वो भाव आप देखोगे, आप उस भाव के प्रति बहुत सेंसिटिव हो जाओगे. आप उसके लिए लड़ झगड़ने वाली जो बात है, उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो उसको बचाने के लिए.
लेट्स से आपका, या एक एग्जांपल और लेते हैं कि जो चौथा भाव है मंगल से, वो भाव आपके लिए इमोशनली बहुत सेंसिटिव हो जाता है। अगर उस भाव में थोड़े बहुत भी ऊंच नीच हुई, तो आप इमोशनली यू वुड बी वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट इट। मान लो मंगल सप्तम भाव में बैठा हुआ है, या लेट्स से एक बार के लिए मंगल पहले भाव में बिठा देते हैं, जो हमने डिस्कस किया। तो अगर आपकी घर से रिलेटेड कोई इश्यूज होते हैं, क्लोज फैमिली के से रिलेटेड कोई इश्यूज होते हैं, विच इज ऑल रिप्रेजेंटेड बाय द फोर्थ हाउस इन द चार्ट, तो ये डायरेक्टली आपके मन पे इफेक्ट डालेंगे। आप अपने मन को विचलित होता हुआ पाओगे, बिकॉज यू वांटेड टू सॉल्व इट, यू विल वांट टू सॉल्व दिस इशू इन योर लाइफ। अगर मंगल बैठ जाते हैं लेट्स से इन द सेवेंथ हाउस ऑफ द चार्ट, तो इन दैट केस वो फोर्थ एस्पेक्ट आता है इन द टेंथ हाउस। दैट मीन्स अगर आपके करियर के अंदर कोई भी ऊंच नीच होती है, इफ यू फील कि आपका करियर जो है थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन से गुजर रहा है, देन यू वुड सर्टेनली बी वेरी मच कंसर्न्ड। आपको इमोशनली बहुत ज्यादा ऐसे कंसर्न होगा, इसको जल्दी से जल्दी सही करूं, इसको कैसे मैं सही कर पाऊं, आपको चिंता होने लग जाएगी, यू विल बी स्ट्रेस्ड अबाउट इट एंड यू विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। So this is the fourth aspect of Mangal. That is how Mangal protects. It always wants to protect the fourth house from it. वहां पे जैसे ही चेंजेस आते हैं, सबसे पहले मंगल जो है वो प्रोटेक्शन मोड पे आ जाता है, एंड इट ट्राइज टू प्रोटेक्ट इट। ये उन सब चीजों को प्रोटेक्ट करता है जो नेचुरल सिग्निफिकेशंस है, जो बेटर सिग्निफिकेशंस है। ठीक है, अदरवाइज वो प्रोटेक्ट क्या करेगा? जनरली अगर कोई चीज खराब है, जैसे मान लो आपका टॉक्सिक वर्क कल्चर है और मंगल बैठा है सप्तम भाव के अंदर, तो इट विल ट्राई टू इरेडिकेट और इरेज द टॉक्सिक वर्क कल्चर, क्योंकि वो दशम भाव में प्रोटेक्ट करना चाहता है दशम भाव को। तो प्रोटेक्शन कैसे करेगा? सारे कचरे को हटा के, तो लड़ाई झगड़े और ये सब चीजें करवा के वो उन लोगों को हटाने की कोशिश करेगा। वेदर इट विल बी एबल टू डू दैट और नॉट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। Okay, so with its fourth aspect, Mangal always will try to guard the significations of that house and makes the native emotionally invested into that particular significations of the house in which fourth aspect of Mangal falls in. Okay, so this is the fourth aspect. अब यहां से हमको पता लगता है कि मंगल is a protector. Mangal protects. The natural aspect of Mangal is the seventh aspect as all other grahas. So what happens is, यहाँ पे मंगल का जो सप्तम भाव का एस्पेक्ट है, ये क्या बोलता है कि जो चीज बोलनी है, जो जैसा करना है, वो आप सामने स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में मुझे बताइए। यानी कि ये जो एस्पेक्ट है, ये क्लैरिटी लाने वाला एस्पेक्ट है। दिस विल गिव यू क्लैरिटी एंड इट विल ask the significations of that house to be very much straightforward. मान लो मंगल सप्तम भाव में बैठा है, तो वो फर्स्ट हाउस को देखेगा। फर्स्ट हाउस को देखेगा तो ये क्या बोलेगा कि आपको हमेशा लाइफ के अंदर मेंटल क्लैरिटी होने की जरूरत है, आपको खुद को क्लैरिटी होनी जरूरी है। इट विल पुश योर सेल्फ, इट विल पुश यू टू हैव अ क्लैरिटी इन लाइफ। अगर आपको जहां पे क्लैरिटी नहीं मिलेगी, तो ये मंगल क्या करेगा? आपको वहां से दूर हटाने लगेगा। लेट्स से मंगल जो है वो आपका पंचम भाव में बैठा हुआ है, एंड पंचम भाव से जो सप्तम एस्पेक्ट आता है वो आता है 11th हाउस पे। तो इट विल डिमांड क्लैरिटी फ्रॉम योर फ्रेंड सर्कल, सोशल नेटवर्क एंड ऑल दैट। ये बोलेगा भाई साफ साफ बताओ, जो भी बोलना है मुंह पे बोलो, पीछे पीठ पीछे ये सब करोगे तो मैं आपको हटा दूंगा फ्रॉम माय फ्रेंड सर्कल। दैट इज व्हाट द सेवेंथ एस्पेक्ट ऑफ मंगल इज ऑल। इट विल स्ट्रेट अवे कन्फ्रंट, इट विल स्ट्रेट अवे क्रिएट some sort of argument so as to make sure that clarity persists. उस भाव से रिलेटेड क्लैरिटी देके जाता है मन। So that is the seventh aspect of Mangal. Now coming to the eighth aspect of Mangal, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, अष्टम भाव का एस्पेक्ट जो है, अष्टम भाव अपने आप में लॉन्जेविटी का भाव है, कितनी आयु है, इसको हम आयुर्भाव बोलते हैं, कि आपकी लाइफ कितनी लंबी है, वो है।
So naturally, Mangal being the ruler of the 8th house as well, it will always try to make sure कि आपके ऑब्स्टेकल्स वगैरह कम ही हो. ठीक है. ये हमेशा यही चाहेगा कि जो भी चीज आपकी लाइफ पे या आपकी लॉन्जेविटी को इफेक्ट कर रही है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, है ना. और इट विल ऑलवेज वांट कि आपकी लाइफ में थोड़ा ईगो, ये जो षड रिपूज होती है जो हमारी लाइफ को डायरेक्टली इफेक्ट करती है, अहंकार, लालच एंड ऑल दैट स्टफ, ये कम रहे. और इन सब के लिए क्या है कि मंगल को फिर इट हैज टू डिस्ट्रॉय समथिंग. जब हम बात करते हैं नरसिम्हा अवतार की तो हमें समझ में आता है प्रहलाद इज व्हाट द प्योरिटी ऑफ आवर हार्ट इज ऑल अबाउट, राइट. इट सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट्स द प्योरिटी ऑफ आवर हार्ट्स. हम मन से भगवान विष्णु को करीब रखना चाहते हैं. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज ड्यू टू सर्टेन सिचुएशंस, सर्टेन ऑब्स्टिकल्स, ईगो एंड ऑल दैट which we symbolically might can represent by Hiranyakashipu. तो ये जो अहंकार है, ये सब चीजें हैं कि जो भी कर रहे हैं वो सब हमारे कंट्रोल में है, हम खुद ही सब कुछ कर रहे हैं और भगवान नहीं है, ईश्वर कुछ नहीं कर रहे. तो वो सब चीजें क्या होती है कि डिस्ट्रॉय करवाता है, क्योंकि ये आपके देह के लिए भी अच्छी नहीं है. द मोर नेगेटिव यू थिंक, द मोर फर्दर यू गेट अवे फ्रॉम गॉड. ये आपके देह के लिए भी अच्छी नहीं है, हेल्थ के लिए भी अच्छी नहीं है, और साथ में आपके सोल के लिए भी अच्छी नहीं है. बिकॉज अल्टीमेटली ऑल ऑफ अस आर सोल्स ऑब्जर्विंग लाइफ. तो हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को जो भी चीज रोकेगी वो तो कैन नॉट बी गुड. सो मंगल यही करता है, इट प्रोटेक्ट्स द हाउस and it will destroy everything which will come in between your spiritual progress. और मंगल से अष्टम भाव यही है कि आपकी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को चीजें रोकती है वो सारी आपको उस भाव में मिलेंगी. और एक एक करके मंगल उसको डिस्ट्रॉय भी करता है ताकि आप भगवान के थोड़ा ज्यादा करीब आ सके. It will always and always protect. A good Mangal will always and always protect the whatever is very much required, or is whatever is very much required for you to get closer to God. आपके अंदर विश्वास और श्रद्धा को जगाए रखता है मंगल कि हाँ भगवान है. So that is what Mangal is all about. It is also a warrior. So it जो बिलीफ सिस्टम होता है, हमारा फेथ होता है, उसको बरकरार, उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी मंगल करता है. क्योंकि ये सारे जो देवता है उनका आर्मी जनरल है ना, उनका कमांडर इन चीफ है. तो इन देवताओं पे विश्वास कौन करेगा, राइट. अगर उन पे विश्वास नहीं करेंगे, श्रद्धा नहीं करेंगे लोग, तो फिर लोग कैसे जल्दी अपने स्पिरिचुअल पाथ, अपने प्रोग्रेस पे आ पाएंगे. सो दैट इज व्हाट मंगल डज. यही काम है मंगल का कुंडली में. अब आप नेचुरली किसी की भी कुंडली उठा के देख लो, आपको ये चीजें दिखने को मिल जाएंगी. ओके. So that is what Mangal is all about. It is the protector. It is the graha which is responsible for, our courage, valor, our brothers and our, our siblings who take care of us, who protect us, who are very possessive about us. And it is also represented by Bhumiputra and Narsimha Avatar. So all of this is Mangal. Now one another graha which is Buddha. It is a very short, simple सा ग्रह. ये कॉम्प्लेक्स नहीं है ज्यादा. कहने को तो we can discuss about Mercury for very long periods of time because Mercury is such a पिटारा of knowledge. हर चीज को क्यूरियसली एक्सप्लोर करना, हर चीज पे रिसर्च करना, उसके बारे में पढ़ना, एकदम बच्चे की तरह.
एज इफ द पर्सन हैज जस्ट गॉट द इंफॉर्मेशन, और आपको लगता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे आनी चाहिए. सो ये जो भाव है, ये बुद्ध का भाव है. बुद्ध के पहले पीछे हम थोड़ी कहानी सुन लेते हैं, फिर हमको बुद्ध अपने आप ही समझ में आ जाएगा. होता क्या है कि बृहस्पति की जो वाइफ है, तारा, उनका और चंद्र का इलिसिट रिलेशनशिप हो जाता है. Chandra kind of like cheated on his own guru, Brahaspati, with his wife Tara. Now, what happened was, जब तक चंद्र abducted तारा is the story. वो लेके चले जाते हैं कि मुझे तो पसंद आ गई है and all that. तो वो चुरा लेते हैं. Now, when Brahaspati got to know about it, उन्होंने बोला कि how the hell did it happen? ऐसा कैसे हो गया? So he was very angry on that front. तो सारे देवता जो हैं वो चंद्र के खिलाफ हो गए कि how could you do that and all that. But by the time Tara conceived a baby, which is known as Buddha, born out of the relationship of Chandra and Tara, the wife of Brahaspati. This is what Buddha is all about. Chandra being a very chanchal graha, Chandra being a graha which is very much good looking and all that. तो वहां पे ना चंद्र की जो ट्रेड्स है वो आ गई बुद्ध के अंदर, और तारा की जो ट्रेड्स है, माँ तारा की ट्रेड्स है, वो भी आई बुद्ध के अंदर, द नॉलेज पार्ट एंड ऑल दैट. तो बुद्ध एक ऐसा ग्रह हो जाता है विच हैज अ चार्म एंड द इंटेलेक्ट. दैट इज व्हाई इट रिप्रेजेंट्स द यूथ. इट रिप्रेजेंट्स द यूथफुलनेस एज वेल, द चाइल्डिशनेस, द प्लेफुलनेस इन आवर लाइफ्स. इनिशियली बृहस्पति ने बोला था कि नहीं, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, बिकॉज इट इज इलिसिट, इट इज इलेजिटिमेट. फैक्ट. बट गुरु से उन्होंने बुद्ध को सारा ज्ञान वगैरह ये सब भी दिया, तो बुद्ध के पास ज्ञान भी है, और साथ में इट हैज द लुक्स एज वेल. दिस स्पेसिफिक ट्रेट shows the Mercury ग्रह's dual nature. इसका डुअलिटी आती है लाइफ में. बुद्ध से डोमिनेटेड लोगों को आप देखोगे, इनकी लाइफ में हमेशा ना दो रास्ते देखने को मिलेंगे. स्पेसिफिकली दोज वर्गो पीपल, बिकॉज बुद्ध गेट्स एक्सॉल्टेड इन वर्गो, तो वो ज्यादा एनर्जी इनको दो रास्तों पे लाके लाइफ खड़ा कर देती है, और फिर बोलती है कि लगाओ दिमाग, लगाओ बुद्धि, किस रास्ते में जाना है. बोथ इक्वली एंटाइसिंग वेज. तो बुद्ध जो है वो आपकी बुद्धि को, इंटेलेक्ट को, आपका ओवरऑल नॉलेज को, द वर्ल्डली नॉलेज, ओके, मटीरियलिस्टिक नॉलेज जो होती है उसको रिप्रेजेंट करता है. इट इज द ग्रह which also rules the communication. The better your communicative abilities are, you can analyze your buddha and you will find it that you have a very good buddha. जितना बेटर तरीके से आप अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हो, समझा सकते हो, आप लोगों से बात कर सकते हो, द कम्युनिकेटिव स्किल्स यू हैव, ये सारा कुछ बुद्ध से रूल्ड है. एंड समवेयर डाउन द लाइन लॉजिक एज वेल. इंटेलेक्ट के साथ में लॉजिक भी आता है. नाउ द डिफरेंस बिटवीन द नॉलेज ऑफ बृहस्पति एंड द नॉलेज ऑफ बुद्ध इज दैट बृहस्पति को कॉस्मिक नॉलेज है, उनको बहुत सारी ऐसी नॉलेज है जो कि एक्सपीरियंस के साथ आती है, बहुत तपस्या के साथ आती है. बुद्ध की नॉलेज अभी थोड़ी कम है. बुद्ध के पास किताबें हैं पढ़ने को, बुद्ध के पास रिसोर्सेज हैं सब कुछ, बट उसका एक्सपीरियंस बहुत कम है. तो वो क्यूरियस लर्निंग है, वो मटेरियलिस्टिक लेवल पे ज्यादा है. whereas Brahaspati is overall cosmic knowledge. Okay.
बुध ग्रह को हम बोलते हैं इट इज अ यूनक। इसका ये मतलब नहीं है कि उनका कोई जेंडर नहीं है, राइट? कि मान लो कोई बुध डोमिनेटेड पर्सन हो तो आप उनको बोलोगे नो, दे डोंट हैव अ जेंडर स्पेसिफिक, नो ऑफ कोर्स नॉट। इट मींस दैट यहाँ पे ना बुध को थोड़ा सा इधर चला मैं उधर चला वाला सीन है। जिसके साथ बैठेगा उस ग्रह जैसे बिहेव करने लग जाएगा, उसको मिमिक करने लग जाएगा। बच्चा है तो इन्फ्लुएंस हो जाता है। कुछ लोग आप देखते हो ना, जैसे लोगों के साथ बैठ जाते हैं उसी तरीके से फिर वो बिहेव करने लग जाते हैं, उन्हीं की बातों को रिपीट करने लग जाएंगे। तो दैट इज व्हाट मर्क्यूरी इज ऑल अबाउट, एंड दैट इज द यू नो यूनिक पार्ट। इसको गलत समझ लिया जाता है, कभी कभार ऐसे बोलते हैं कि सप्तम भाव में बुध आ गया है तो योर पार्टनर वुड बी सम सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो somebody who does not have a gender। ऐसा नहीं है, ऐसा कह देना बहुत गलत है। इट इज जनरली इट डज नॉट हैव अ tilt or inclination towards completely masculine or completely feminine nature। बुध एक ऐसा ग्रह है जो इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाता है। तो इफ इट इज सिटिंग विद अ ग्रह विच इज बेनिफिक, तो वो बेनिफिक के तौर पे काम करने लग जाता है। अगर वो अकेला बैठा है तो थोड़ा बहुत इधर उधर चंचल करवाता है मन को, बट अगेन इट इज अ बेनिफिक। और अगर वो किसी मेलेफिक के साथ में बैठा है तो उसके ट्रेड्स को भी वो सीख लेता है एंड इट ट्राइज टू मिमिक इट, तो वो मेलेफिक इन नेचर हो जाता है। बुध ग्रह आपका जो सबसे बड़ा बॉडी पार्ट है, विच इज द स्किन, उसको रिप्रेजेंट करता है। आपके नर्वस सिस्टम को भी काफी हद तक बुध ग्रह रिप्रेजेंट करता है। विदाउट द एबिलिटी टू टच फील एंड द सेंसेस पार्ट, हम चीजों को सीख नहीं सकते हैं। So we have to have a very good Mercury first to start or initiate learnings. That is why Mercury is the graha which is the ruler of third house, the house of initiations। कुछ नया करने करोगे ना तो वो तीसरे भाव से शुरू होता है। इट कैन बी कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विद एनीबॉडी एल्स, इट कैन बी स्टार्टिंग समथिंग न्यू एंड ऑल दैट। ये सब तीसरे भाव से आता है, जेमिनाई। और यही रूल करता है बुध। बुध इज ऑल्सो अ ग्रह विच इज वेरी मच प्योर। बच्चा है, बच्चे तो वैसे भी प्योर ही होते हैं, राइट? एंड ऑल्सो बुध इज ऑल्सो अ ग्रह विच ऑल्सो रिक्वायर्स वेरी मच ऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग। हर चीज में ऑर्गेनाइज्ड मैनर में काम होना चाहिए एंड ऑल दैट। क्योंकि बुध गेट्स एक्सॉल्टेड इन द साइन ऑफ वर्गो, एंड वर्गो इज द साइन ऑफ वेरी मच सॉर्ट ऑफ लाइक एन ओसीडी, कि बहुत साफ सुथरा रहना चाहिए ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजों को। सो द अटेंशन टू डिटेल इज वन ऑफ द थिंग्स विच बुद्ध ऑल्सो रिप्रेजेंट्स। फॉर अस टू बिकम गुड एस्ट्रोलॉजर्स वी नीड टू हैव गुड अमाउंट ऑफ अटेंशन टू डिटेल्स। सिर्फ पढ़ी लिखी बातों पे नहीं, वी नीड टू हैव अटेंशन टू डिटेल, रिसर्च लेवल, जो आई फॉर डिटेल। जितना बेहतर बुद्ध होता जाता है उतना ही बेहतर आपका ज्योतिष प्रैक्टिस होती जाती है। क्यों? यू वुड बी एबल टू प्रेडिक्ट बिकॉज यू वुड बी एबल टू सी थ्रू द चार्ट। सतही लेवल के बाद में आप ये सब चीजें सीख पाओगे और उसको आप देख पाओगे। बुद्ध इज द कारक ऑफ द 10th हाउस, द प्राइमरी कारक ऑफ 10th हाउस। बुद्ध इज द ग्रह which is responsible for your overall motivation to work। If you haven't noted it down, please note it down that Buddha is the graha which gives you motivation to work. Without a good Buddha, you won't be able to get motivated to work more. ऐसा होता है ना, पीपल हैव लाइक मुझे तो इतना ही चाहिए, मैं तो इतना ही नहीं खुश हूं एंड ऑल दैट, इसलिए मैं ज्यादा काम नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। यू चेक देयर बुद्ध, यू वुड फाइंड इट कि बुद्ध जो है वो कमजोर होके बैठा है, कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ इशू चल रहा है।
क्योंकि वो मोटिवेशन नहीं आ पाता है ना, वो अग्नि नहीं आ पाती है कि मुझे काम करना है और ज्यादा. Buddha is the graha which signifies as the natural significator, sorry, the karaka for the 10th house. Buddha is the graha which is responsible for the money part as well after Surya. Because you have to be motivated to work. And to earn a lot of money, you need to have some sort of skill sets. And the skill set part, the hobbies, the skills, and whatnot, all of it, the skill development part is ruled by Buddha, Mercury. Without your skills, you won't be able to upgrade yourselves. Without your skills, you won't be able to get promoted in your workplace. And that is what Buddha represents. A good Buddha means you have a lot of skills in life, a lot of hands-on skills, a lot of other skills, communicative skills and whatnot. बहुत सारी चीजें आप सीखते हो लाइफ में. और एक बात, बुद्ध इज द स्पीच एज वेल. क्योंकि क्लैरिटी ऑफ स्पीच जो है ना, वो बुद्ध होता है. तो जितनी क्लियर आपकी स्पीच होगी, उतना ही ज्यादा बेटर आपका बुद्ध होता है. इसका मतलब क्या है? आपकी अभिव्यक्ति, द वे यू एक्सप्रेस योर सेल्व्स इन अ वेरी क्लियर मैनर और नॉट, दैट इज बुद्ध. इसीलिए बुद्ध की एक बहुत अच्छी रेमेडी भी होती है, दैट यू चैंट द मंत्र. डोंट जस्ट लिसन टू इट, यू हैव टू चैंट इट. जैसे आप चैंटिंग करोगे, मंत्रों का उच्चारण करोगे, वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि जितना स्पष्ट उच्चारण आपके मंत्रों का होगा, शब्दों का होगा, उतना ही ज्यादा आपका बुद्ध ग्रह मजबूत होता जाएगा. मर्क्यूरी रिप्रेजेंट्स द अर्थ एलिमेंट. कोई भी चीज अगर पृथ्वी से उग रही है, इफ इट इज कमिंग ओरिजिनेटिंग फ्रॉम अर्थ, लाइक प्लांट्स एंड ऑल दैट, द ग्रीनरी एंड ऑल दैट, तो वो सारा कुछ बुद्ध है. Another remedy for Buddha. You have to go to parks, gardens, and connect with nature as well. You see, the nature part is coming from Chandra, because Buddha is the son of Chandra. So it has to connect somewhere down the line to nature as well. So once you go connect with the nature, you would automatically have a good Buddha. You would automatically have a good Chandra. More natural you go, the more better your Buddha is all about. क्योंकि छोटा बच्चा है तो थोड़ा बहुत सिखाने, गाइडेंस की जरूरत पड़ती है. बट अगर बुद्ध आपका अच्छा है तो यू कैन अचीव अ लॉट इन लाइफ. क्योंकि विल पावर देता है, इंटेलेक्ट देता है, स्पीच देता है, कम्युनिकेटिव एबिलिटीज देता है, मोटिवेशन टू वर्क देता है,